Hello everyone. Welcome to the another concept series of network theory. आप सभी का स्वागत है आज के एक नए क्लास में, नए एपिसोड में। और जहां तक सवाल है पिछले क्लास का, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था नोडल एनालिसिस। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने उस वीडियो को, उस क्लास को काफी ज्यादा देखा, अधिक से अधिक लोगों ने देखा। तो आज के क्लास में हम उसके आगे उसका एडवांस फॉर्म देखेंगे, सुपर नोड कंसेप्ट। क्या देखेंगे? सुपर नोड कंसेप्ट। ये सुपर नोड कंसेप्ट क्या है? सुपर नोड किसे कहते हैं? सुपर नोड होने पे हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आज के क्लास में सीखेंगे। और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए, उसका आंसर को निकालते हुए फाइनली हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने दो सर्किट ड्रॉ किया है। दोनों सर्किट मोर और लेस सिमिलर है। दोनों सर्किट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम लगेंगे, डायग्राम का डिजाइन सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस है। तो एक बेसिक डिफरेंस जो आपको दिख रहा होगा कि जो एक रजिस्टर यहाँ पे 2 ओम का लगा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में ये दूसरे फिगर पे, दूसरे सर्किट में एक 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये किया आपको समझाने के लिए। हम दोनों न्यूमेरिकल को, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, और मैं आपको यहां से बताऊंगा कि व्हाट इज सुपर नोड। सर्किट नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम सर्किट नंबर 1 कह लेते हैं। सर्किट नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस से। क्यों नोडल एनालिसिस हम कहीं पे यूज करते हैं? नोडल एनालिसिस का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप उसके जो नॉन रेफरेंस नोड है उसके वोल्टेज फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे नॉन रेफरेंस नोड क्या क्या है? V1 और V2। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, नोडल एनालिसिस का इक्वेशन यूजिंग KCL। KCL का यूज करके V1 और V2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, करते हैं। अच्छा, पहले नोड का नाम रख देते हैं। इस नोड का नाम हम लोगों ने रख दिया नोड ए, और इस नोड का नाम हम लोगों ने रख दिया नोड बी। दिस नोड इज नोड ए एंड दिस नोड इज नोड बी। और ये जो नीचे नोड है, दैट इज द अनदर एसेंशियल नोड, जिस नोड को पहले से ही क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है? ग्राउंड कर दिया गया है। तो जिसका वोल्टेज पहले ही हमको 0 पता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये सारे वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट है। तो अब केसीएल लिखना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप करंट का डायरेक्शन अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। ये 2 एम्पियर करंट आपको ऑलरेडी गिवन है। अब एज्यूम कर लिए कि इस 2 ओम रेजिस्टर के से पार होने वाला करंट का डायरेक्शन ऐसे है, और V1 से V2 जाने वाला डायरेक्शन ऐसे है, और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है 10 ओम रेजिस्टर के से पार होने वाला करंट। ठीक उसी प्रकार से इधर V2 में करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये 7 एम्पियर ऑलरेडी गिवन है, और इसका तो डायरेक्शन आपको पहले से दिख रहा है। अब सब करंट का नेमिंग भी कर लेते हैं। इस करंट का नाम मैंने रख दिया I1, इस करंट का नाम I2, ऊपर वाले का I3। यही I3 रिटर्न आ रहा है, ये बन गया आपका I4, और ये बन गया कुछ 7 एम्पियर जो ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग KCL लिख लेते हैं एट नोड ए। इस पे करंट 2 एम्पियर करंट इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट आपका I1, I2 एंड I3। तो आप KCL कैसे लिख लोगे? 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि I1, I2, I3 तीनों करंट आपका आउटगोइंग फ्रॉम दैट नोड। तो 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1। I1 क्या होगा? ये वाला नोड का वोल्टेज है V1, और यहाँ पे है 0, और उससे पार होने वाला करंट I1, जिसके अक्रॉस जो साइन आएगा वो ये P प्लस और ये माइनस।
तो अब आप लिखना सीख गए हो, अब लिख सकते हो खुद से कि I1 इज इक्वल टू V1 बाय 2। क्यों? 2 ओम का रेजिस्टर है। व्हाट इज I2? I2 किसके बीच के करंट है? V1 और V2 के बीच। तो क्या लिख लोगे? V1 माइनस V2, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ओम का रेजिस्टर। उसी तरह से I3 क्या लिख लोगे? I3 लिख लोगे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10 ओम, है कि नहीं? ये V1 है, ये V2 है, और ये वाला करंट जो यहाँ से I3 पार हो रहा था उसके उसमें रेजिस्टर कौन सा है? 10 ओम का रेजिस्टर है। तो ये रह गया आपका एक इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको लगता है कि हमको KCL लगाना पड़ेगा किस पे? नोड बी पे। दूसरा नोड कहाँ पे है? बी नोड यहाँ पे है, ये वाला नोड का नाम है बी। यहाँ पे आप लगाओगे KCL। कैसे लगाओगे? I2 करंट इनकमिंग है, I3 करंट इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन सा है? I4 और 7 एम्पियर। I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस 7। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। व्हाट इज I2? I2 जो है वही V1 माइनस V2 बाई 2, जो पहले भी हम लोगों ने लिखा था। लिख लीजिए यहाँ पे एक बार और, V1 माइनस V2 बाई 2। एंड व्हाट इज I3? I3 वही वाला है जो पिछले इक्वेशन में लिखा था, V1 माइनस V2 बाई 10। व्हाट इज I4? I4 कहाँ पे है? ये वाला डायरेक्शन है I4 का। तो वोल्टेज हायर पोटेंशियल पे V2 है, लोअर पे 0 है, तो आप क्या लिख लीजिएगा? V2 बाई 4, 4 ओम का रेजिस्टेंस प्लस 7। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपके पास अब 2 इक्वेशन मिल गए हैं, 2 इक्वेशन, 2 अननोन। आप दोनों को सॉल्व कीजिएगा, V1 और V2 फाइंड हो जाएगा। यही आपको करना रहता है नोडल एनालिसिस में। पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं फिगर नंबर 2 जो आपके पास यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस पे भी हम क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस लगाएंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे V1 एंड V2। यहाँ पर भी वही सेम 2 नोड है, नोड ए और नोड बी। हम पहले से इसका नाम लिख देते हैं, दैट इज माई नोड ए, दैट इज माई नोड बी। बाकी एज इट इज है। अब आप यहाँ पे भी कोशिश करोगे क्या? नोडल एनालिसिस करने का। तो क्या करोगे? KCL लिखोगे एट सर्किट नंबर 2, 2 नंबर सर्किट पे KCL लगाओगे। तो अब लगाते हैं KCL एट नोड ए नोड पे KCL लगाइए। देखिए आपका इनकमिंग करंट 2 एम्पियर का इस साइड है, नीचे का करंट आपका I1, इस 2 वोल्ट के अक्रॉस करंट में मान लिया I2, ऊपर की ओर जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है 10 ओम रेजिस्टर के से थ्रू, दैट इज I3। सेम डायरेक्शन और सेम तरह का नाम मैंने इस फिगर के लिए भी रख लिया, इस सर्किट के लिए भी रख लिया। अब जब नोड ए पे हम लोग KCL लगाएंगे तो आप देखिए इनकमिंग करंट क्या है? इनकमिंग करंट 2 एम्पियर और आउटगोइंग करंट I1, I2 एंड I3। तो KCL लिखना कोई मुश्किल काम है नहीं, आप लिख लीजिएगा 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या कीजिएगा? आगे इसको वोल्टेज के टर्म में भी तो लिखना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में एज पर ओम्स लॉ। व्हाट इज I1? I1 देखिए कितना आसान है, I1 इज V1 माइनस 0/2, दैट इज V1 बाय 2। व्हाट इज I2? I2 क्या है? I2 करंट जो इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू पार हो रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स से जो करंट मेरा पार हो रहा है उसको किसके टर्म में लिखना है? उस करंट को आपको लिखना है इन द टर्म ऑफ वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पर मजे की बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आपके पास ये V1 और V2 के बीच कोई रेजिस्टेंस है? कोई रेजिस्टर बीच में है ही नहीं।
कि V1 और V2 के बीच में कोई रजिस्टर है ही नहीं, तो आप कैसे नीचे वाले पार्ट पे रजिस्टर को लिखोगे, रेजिस्टेंस के वैल्यू को लिखोगे एज पर ओम्स लॉ? आप नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका सिंपल नोडल एनालिसिस फेल हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सुपर नोड। बात समझ में आई? अब सुपर नोड की जरूरत क्यों पड़ती है? सुपर नोड की जरूरत आपको पड़ती है ऐसे जगह पे जहां पे दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है और उसमें कोई रेजिस्टर रहता ही नहीं है, रेजिस्टर वाला पार्ट, रेजिस्टेंस वाला पार्ट मिसिंग है। जैसे कि आपका ये वाला पोर्शन है। एक बार इस सबको इरेज कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां अब आप इसको क्या बनाइएगा? अब इसको बनाइएगा सुपर नोड। क्या एज्यूम कीजिएगा कि ये मेरा एक सुपर नोड है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि व्हाट इज सुपर नोड? सुपर नोड इज फॉर्म व्हेन इज वोल्टेज सोर्स कनेक्ट टू नॉन रेफरेंस नोड। मैंने कहा अभी आपसे कि सुपर नोड किसे कहते हैं? सुपर नोड उसे कहते हैं जहां पे दो नोड के बीच एक वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इस पोर्शन में देखिएगा तो आपको यही दिखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यह सीखना बेहद जरूरी है। चलिए इसको भी रेस कर लेता हूं, और अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस सुपर नोड कंसेप्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप लिख दिया है, उस स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। पहले देखिए, पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द सुपर नोड। सुपर नोड को आपको आइडेंटिफाई करना है। सुपर नोड को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है कि जब कभी भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो, तो आप उसको क्या बोलिएगा कि ये एक सुपर नोड बना रहा है। दूसरा स्टेप देखिएगा, बोला है ड्रॉ बाउंड्री अक्रॉस नोड एंड वोल्टेज सोर्स। बोलता है एक बाउंड्री आप बना लीजिए। अच्छा, ये बाउंड्री आप इमेजिनरी बनाइएगा, जरूरी नहीं है कि आप मेरे तरह इस तरह से बाउंड्री बनाइए। आप अपने दिमाग में इस चीज को रखिएगा कि ये एक सुपर नोड है जो मैंने ड्रॉ किया। तीसरा, अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड बाउंड्री। क्या करेंगे? अब लगाएंगे हम केसीएल। केसीएल लगाएंगे सुपर नोड के बाउंड्री पे, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सुपर नोड है इसको आप एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगल नोड की तरह। तो अब आप करंट का डायरेक्शन को पहले चूज कर लीजिए, उसका एक एक नाम रख लीजिए और फिर लगाइए केसीएल। जैसे कि इससे तो 2 एम्पियर करंट ऑलरेडी पार हो रहा है। इस 2 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट आएगा इधर, उसका नाम हम रख लेते हैं I1। इस 4 ओम रेजिस्टर से जो करंट पार होगा उसका नाम हम रख लेते हैं I2। और 7 एम्पियर करंट सोर्स पे जो करंट है वो तो 7 एम्पियर है ही, इस पे कोई मानने वाली बात है नहीं। और इस पार्ट पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पार्ट के लिए हमको कोई करंट का डायरेक्शन या नेम का लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नोड है V1 और V2, इसी के बीच का ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी आपके सुपर नोड में ही समा जाएगा। क्योंकि दो नोड के बीच हम अब कोई करंट का वैल्यू नहीं लिखेंगे, दोनों नोड को हम एक नोड मान के सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप कुछ पल के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा
ऐसे आपको समझाने के लिए कर देता हूं, ये पूरा पूरा एक डॉट की तरह समझिए, इस पूरे पार्ट को आप एक डॉट की तरह समझिए। तो अब आप केसीएल कैसे लगाओगे? केसीएल अब लगाओगे आप सीधे नोड ए बी पे। ए बी दोनों मिला के एक कंबाइन नोड बना जिसको सुपर नोड कहे, और उस पे हम लगाएंगे के सी एल। देखिए इनकमिंग करंट क्या है, 2 एम्पियर का इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है I1 I2 और 7 एम्पियर। इस नोड पे इंटर किया, उसी नोड से I1 निकला, उसी नोड से I2 निकला, उसी नोड से 7 एम्पियर निकला, और ये पूरा का पूरा एक ही नोड आप एज्यूम कर रहे हो। तो आप लिख लीजिए 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 7। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू केसीएल इक्वेशन। अब यहां पे आपको लिखना है आगे वोल्टेज के टर्म में। कैसे लिखोगे? 2 इक्वल्स टू I1। I1 आपको अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये वोल्टेज किसके किसके बीच का है, ये V1 और 0 के बीच करंट क्या है, I1, और इसमें रजिस्टर है 2 ओम का। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि I1 इज इक्वल टू V1 हायर पोटेंशियल माइनस 0 लोअर पोटेंशियल बाई 2 प्लस व्हाट इज I2? I2 करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये प्लस ये माइनस, हायर पोटेंशियल कौन सा है, V2 वाला हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल 0। तो आप इसको लिख लोगे V2 माइनस 0 बाय 4 ओम का रेजिस्टर प्लस 7। ये बन गया आपका एक्सटेंशन, उसी इक्वेशन को एक्सटेंड किए। तो बेटर ये होगा कि आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये बन गया एक इक्वेशन। अब एक इक्वेशन में V1 भी अननोन है, V2 भी अननोन है, सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, आपको चाहिए दूसरा इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन लिखोगे उस पे क्या लिखोगे, उसको वोल्टेज कांस्टेंट इक्वेशन। अच्छा, जो फिफ्थ स्टेप था उसमें अप्लाई द केवीएल टू इंटायर सुपर नोड था, उन्होंने वो स्टेप, फिफ्थ स्टेप मैंने पहले कर लिया, कोई बात नहीं। अब मैं जो फोर्थ स्टेप है, राइट वोल्टेज कांस्टेंट इक्वेशन, यानी कि ये वोल्टेज कांस्टेंट का इक्वेशन मैं अभी लिखूंगा। कहां से कहां के बीच लिखोगे, V1 और V2 के बीच लिखोगे। तो जो सुपर नोड वाला पार्ट था उसको मैं यूज करूंगा अब कांस्टेंट इक्वेशन लिखने में। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब जो मैं लाइन ड्रॉ किया, जो स्क्वायर बना रहा हूं, इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट को अगर मैं अलग से कहीं ड्रॉ करता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहां पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ऐसे आपका एक वोल्टेज सोर्स दिखाया गया है। बोला गया कि ये वाला वोल्टेज V1 है, ये वाला वोल्टेज V2 है। अब आपको इस पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना है। बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन तो यहाँ पे रहता है कि कैसे लिखा जाए अकॉर्डिंग टू KVL। तो उस इक्वेशन को थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स यहां लिया, दूसरा एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स यहां लिया, और नीचे वाला टर्म आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप कैसे KVL लिखते हैं इस तरह के नोड पे, वो सीखे। ये मेरा इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स क्या बन गया, बताइए ये क्या बन गया, V1, यही V1 है। ये क्या है, V2 है। अब जरा सोच के देखिए, नीचे पे मेरा वोल्टेज क्या है, 0। तो ये वाला वोल्टेज अगर 0 है, ये वाला वोल्टेज अगर 0 है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अगर V1 है, तो ऑटोमेटिक V1 कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। और V2 सोर्स अगर यहाँ पे 0 के ऊपर अगर V2 सोर्स लगा हुआ है, तो फिर V2 वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, इस नोड पे ऑटोमेटिक V2 आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए, इजी तरीके से आप इसका KVL लिखने के लिए। इस लूप में मैं अब घूमूंगा, लूप में घूमने से आपको पता है कैसे लिखा जाता है, एन टर्मिनल का साइन के हिसाब से आप KVL लिखते हो। जब ऐसे मूव करोगे तो आपको ऊपर क्या मिला,
ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो आप कैसे लिखोगे जब केवीएल में मूव करोगे, फ्रॉम V1 से मूव करिए, एन टर्मिनल पे क्या साइन है, प्लस है, तो आप लिख लोगे प्लस V1। फिर ये जो वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का था, ये 2 वोल्ट का था, उसका एन टर्मिनल पे साइन क्या था, प्लस, तो आप क्या लिख लोगे, +2। और फिर V2 पे जब आइएगा तो उसके एन टर्मिनल पे क्या मिलेगा, माइनस साइन। कौन सा साइन है, माइनस साइन। तो आप क्या लिख लोगे, -V2 इज इक्वल टू 0। अब एक आपको अच्छा सा इक्वेशन मिल गया, V1 - V2 इज इक्वल टू -2, एंड दैट इज नाउ इक्वेशन नंबर 2 फॉर यू। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। जिस तरह हमने मेश एनालिसिस में, जब हम लोगों ने सुपर मेश एनालिसिस करना सीखा था, वहां पे हमने करंट का कांस्टेंट इक्वेशन निकाला था, इसी तरह सुपर नोड एनालिसिस में वोल्टेज का कांस्टेंट इक्वेशन निकालना सीखा। अच्छा, ये तो हो गई, मैं थोड़े लंबे चौड़े तरीके से बताया ताकि सबको समझ में आए कि ये इक्वेशन मैंने लिखा कैसे। पर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप इसके आदी हो जाओगे, तो आप कैसे लिखोगे, इजीली कैसे लिखोगे, शॉर्टकट क्या है इसको लिखने का, मैं वो भी आपको बताता हूं। यहां मैं उस वोल्टेज सोर्स को फिर से ड्रॉ करता हूं। वोल्टेज सोर्स मेरा किस तरह का था, कुछ इस प्रकार का था, ये माइनस, ये प्लस, ये 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, और ये ऐसा था मेरा नोड, ये बन गया था V1, ये बन गया था V2। हाउ यू विल राइट KVL, शुरू करोगे जिस नोड से शुरू करोगे उसको सीधा सीधा V1, इस नोड से मैंने शुरू किया तो सीधा सीधा V1, उसके बाद जो बीच में वोल्टेज सोर्स आया उसका एन टर्मिनल का साइन के साथ आप इसको लिखोगे, आप लिखोगे +2, और जिस नोड पे खत्म हो रहा है वहां पे जाके आप क्या लिखोगे, इक्वल टू V2। V2 पे खत्म हुआ तो हमने लिख लिया V2। यही इक्वेशन देखिए शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। और सेम चीज जब आगे एक लाइन और लिख लोगे तो क्या लिखोगे, V1 - V2 इज इक्वल टू -2। यही चीज मैंने यहाँ पे भी निकाला थोड़े लंबे चौड़े तरीके से। तो ये बन गया आपका कांस्टेंट इक्वेशन। अब आपके पास बन गए 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व करना कितना आसान हो गया है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं सुपर नोड एनालिसिस। इतना करने के बाद आंसर निकालिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यही चीज लास्ट स्टेप में लिखा कि सॉल्व इक्वेशन टू फाइंड द नोड वोल्टेज। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, फाइंड V एंड I इन द सर्किट। काफी बड़े तरीके से मैंने दिखाया इस सर्किट को, ध्यान दीजिएगा इस सर्किट पे, और इस सर्किट को देख के ही आपको फाइंड करना है, एनालाइज करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V एंड I। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दिया हूं तो इसमें सुपर नोड कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले आप इसके एसेंशियल नोड को ढूंढिए, यही स्टेप था पहला नोडल एनालिसिस का। एसेंशियल नोड कौन कौन सा है मेरा, मुझे जहां तक दिखाई पड़ रहा है एक एसेंशियल नोड ये वाला है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मुझे दिख रहे हैं कनेक्ट होते हुए, 1 2 3 4 ब्रांचेस है, और वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव पार्ट भी इसी ब्रांच से कनेक्टेड है। तो क्यों ना बिना विलंब के मैं इसको सबसे पहले ग्राउंड कर लेता हूं। ग्राउंड करने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट, यानी कि हर इसके नीचे ये बन जाएगा 0 वोल्ट। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आपको जो ये रेफरेंस नोड चूज हो गया, अब आपको नॉन रेफरेंस नोड चूज करना है। नॉन रेफरेंस एसेंशियल नोड कितने हैं, एक आपके नॉन रेफरेंस नोड ये बन जाएंगे जिसमें 3 ब्रांचेस है, एक नॉन रेफरेंस नोड में यहां देख पा रहा हूं जिसमें भी 3 ब्रांचेस है। आप नाम रख लीजिए, इस नोड का नाम आप रख लीजिए नोड ए, इस नोड का नाम आप रख लीजिए नोड बी। अब देखिए नोड ए और नोड बी के बीच में आपको
सीधा सीधा एक 9 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? 9 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे बात आ जाती है सुपर नोड का। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आप कैसे इसके करंट को वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के टर्म में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो अब आपका ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बन गया? सुपर नोड। इसका हम ड्राइंग पूरा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि ये मेरा सुपर नोड है। यहां से यहां वाला पोर्शन सुपर नोड है। अब सुपर नोड में मैंने क्या कहा था कि सुपर नोड में जो नोड होगा वो दोनों नोड को मिला के सुपर नोड बनाता है। और अब केसीएल हम सुपर नोड पे लगाएंगे। केसीएल कहाँ लगाएंगे? सुपर नोड पे लगाएंगे। केसीएल एट सुपर नोड ए बी। कैसे लगाएंगे? करंट का डायरेक्शन चूज करेंगे, उसका एक एक नाम रख लेंगे आसान होने के लिए, आसान तरीके से बनाने के लिए। ये बन गया आपका करंट I1, डायरेक्शन मैंने दे दिया। यहाँ देखिए करंट इसका दे दिया मैंने I2, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आएगा। इसका करंट मैंने रख दिया I3 और इसका करंट मैंने रख दिया I4। और वोल्टेज पे ध्यान दीजिएगा, तो इस 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है V वोल्ट। क्या है? V वोल्ट। तो नीचे 0, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नोड ए पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? V। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज V हो गया, तो फिर अब आपको नोड बी पे एक वोल्टेज रखना पड़ेगा। नोड बी पे रखिएगा वोल्टेज, वो बन जाएगा VB। तो नोड ए पे अगर वोल्टेज VA है, तो आप बोलिएगा कि VA ही मेरा V वोल्टेज है और VB पे तो अपना अलग वोल्टेज है ही। ठीक है। अब हम लिखेंगे KCL एट नोड AB। लिखते हैं। देखिए इनकमिंग करंट क्या है? I1 इनकमिंग करंट, I2 इज आउटगोइंग करंट, I3 इज आउटगोइंग करंट एंड I4 ऑल्सो आउटगोइंग करंट। तो एक करंट एंटर कर रहा है, 3 निकल रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि I1 मेरा बराबर होगा I2 प्लस I3 प्लस I4। अब आप इसको वोल्टेज के टर्म में लिखोगे। वोल्टेज के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? I1 किसके अक्रॉस का? I1 किससे पार होने वाला करंट है? 4 ओम से पार होने वाला करंट है। तो ये वाला हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट ऐसे पार हो रहा है। तो ऐसा होगा, तो आप लिखोगे कि प्लस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है? 21 वोल्ट। तो इसको लिखते हैं 21 माइनस V। जब यहाँ नीचे वोल्टेज आपका 0 है, बीच में 21 वोल्ट दिया हुआ है, तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा? 21 वोल्ट ही तो आ जाएगा। तब तो 21 माइनस 0 बन गया 21 वोल्ट। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू 21 माइनस V। और ये V ही V ऑफ A है जो मैंने यहाँ लिखा था। तो 21 माइनस V डिवाइडेड बाई 4 ओम जो आपका यहाँ पे दिया है। अब लिखिए I2। I2 कहाँ पे है? ये वाला करंट I2 है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? V वोल्ट है। जो ऊपर VA है वही सेम है, डिवाइडेड बाई 3। क्यों? नीचे 0 है। तो V बाई 3, V बाई 3 लिख लिया। व्हाट इज I3? I3 किसके बीच का वोल्टेज सोर्स के बीच बना हुआ है? I3 I3 है आपका VB वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। तो आप लिख लीजिए I3 इज इक्वल टू VB माइनस 0। तो माइनस 0 को मैं नहीं लिखता हूँ, VB बाई 2। व्हाट इज I4? I4 भी उसी तरह से बना हुआ है, VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। लिख लीजिए VB बाई 6। ये बन गया आपका एक इक्वेशन। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सारे को एक तरफ लेके चलते हैं। 21 माइनस V बाई 4 माइनस V बाई 3
माइनस वी बी बाई 2 माइनस वी बी बाई 6 इज इक्वल टू 0। नीचे एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखिएगा 12, तो 4 तिया 12, 21 तिया 63 माइनस 3v, नीचे 3 है तो 4 4v माइनस 6vb माइनस 2vb। ध्यान दीजिएगा कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो अब बन गया 63 माइनस 7v माइनस 8vb दैट इज इक्वल टू 0। 12 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 63 क्या बन गया आपका 7v प्लस 8vb दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन आप कहां से लिखोगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन। याद कीजिए कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक बार मैं और बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे एक बार मैं एक बार क्लीन तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है V वोल्टेज इस नोड पे, नोड ए पे। नोड बी पे वोल्टेज क्या है VB, ये माइनस ये प्लस और ये कितना वोल्ट है 9 वोल्ट। मैंने कैसे सिखाया था आपको लिखने के लिए, जिस नोड से शुरू कर रहे हो उसको लिखिए प्लस के साथ प्लस V। एन टर्मिनल का वोल्टेज ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो एन टर्मिनल का वोल्टेज क्या है प्लस है, तो लिखिए प्लस 9 इज इक्वल टू जहां पे एंड हो रहा है उस नोड का वोल्टेज यहाँ पे लिखिए। तो क्या बन गया V माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 9। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। अब इसको जब लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, तो कैसे लिखेंगे माइनस 63 6 9 63 माइनस साइन के साथ इधर इसको लिख लिया। अब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7v माइनस 7vb, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 इंटू 7 है। अब ये करने के बाद माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। 63 बन गया 126 इक्वल टू ये प्लस माइनस कैंसिल, 8 और 7 मिलके बन गया 15vb। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VB, VB हो जाएगा 126 बाई 15। अब बताइए क्या होता है 126 बाई 15 आपका आता है 8.4। अगर 8.4 वोल्ट बन गया आपका VB, तो आप क्या निकालोगे वहां से I3। I3 इज नथिंग बट I। देख पा रहे हो यहाँ पे ही I लिखा हुआ था और इसी में मैंने I3 अज्यूम कर लिया था, तो I3 ही तो आपका I है। और I3 और I जो भी होगा वो वैल्यू क्या होगा I3 इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या था VB बाय 2, है कि नहीं। ये देखिए I क्या होगा वोल्टेज VB माइनस 0 बाई 2, यही तो है VB बाई 2। कैसे लिखोगे VB बाई 2 इज इक्वल टू 8.4 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 4.2 एम्पियर। बन गया I आ गया आपका। अब आपको एक और चीज चाहिए था, आपको चाहिए था क्वेश्चन में, देखिए क्या मांगा था क्वेश्चन में, मांगा था आपसे V का वैल्यू। और V का इक्वेशन आपको मालूम है यहाँ पे, ये रहा आपका V का इक्वेशन, ये रहा आपका V का इक्वेशन। इसमें बिठा लीजिए V प्लस 9 इज इक्वल टू VB, तो VB माइनस 9 एंड व्हाट इज VB, VB इज इक्वल टू 8.4, यहाँ निकला था हमारा 8.4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.6 वोल्ट दैट इज योर VB। ये दोनों आंसर आपको चाहिए था, आपने बखूबी निकाल लिया। ये हो गया आपका सुपर नोट कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो गेट में आए हुए हैं या जो गेट में आ सकते हैं वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा नेटवर्क थ्योरी और आगे के इंजीनियरिंग के ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो ब्रांचेस के क्लासेस है मैं लेता रहूंगा और सारे कंसेप्ट हम लोग कवर करते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में।